हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 17वां और साथ में ये भी जानेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम स्पेशली सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम जो हॉट टॉपिक है आज की हमारी वीडियो का वो ये देखेंगे कि हालांकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, फिर भी यूनियन ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस आर्टिकल के तहत जो है नए 3 फार्म्स लॉ बनाए हैं, तो इस बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा लास्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन रह गया था, पहले मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय स्टेट गवर्नर, यानी कि जिस स्टेट के अंदर, हालांकि एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको कि हिंदी में मैं विधान परिषद बोलूँगा, तो उसमें गवर्नर कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है। तो ये पूरा ब्यौरा ही है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो अगर मैं गवर्नर के बारे में देखूं तो गवर्नर 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा 1/12 जो लिए जाते हैं वो ग्रेजुएट से लिए जाते हैं। हाँ, वो उसी स्टेट के होने चाहिए, पर्टिकुलर स्टेट के जिसकी काउंसिल बनने जा रही है। 1/12 टीचर से। उसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं 1/3 वो लोग नॉमिनेट करेंगे यानी कि इलेक्ट करेंगे, और जो असेंबली है उस स्टेट की 1/3 मेंबर वो लोग इलेक्ट करेंगे। और ये मेंबर वो होंगे जो असेंबली के अंदर नहीं होंगे, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर होंगे वो असेंबली के मेंबर नहीं होंगे, उनसे अलग होंगे। यानी कि एक ही इंसान 2 जगह की मेंबरशिप उस समय नहीं ले सकता। अब बात करते हैं हम लोग इन 3 फार्म्स लॉ के बारे में। तो बात यूं है कि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये 3 बिल लेके आई है। बिल तो नहीं, खैर मैं अब इसको एक्ट कहूँगा क्योंकि प्रेसिडेंट की स्वीकृति इसको मिल चुकी है। ये लास्ट ईयर ही मिल गई थी। क्योंकि बिल से एक्ट बनने का काम क्या है, बिल से एक्ट कब बनता है, पहले वो पार्लियामेंट में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे, उस पर हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। तो ये 3 बिल के नाम आप लोग देख लीजिए। हो सकता है कि आपको एग्जाम में तीनों के नाम भी पूछ ले जाएं डायरेक्ट। तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन का है 2020। सेकंड, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। एंड थर्ड है असेंशियल कमोडिटी एक्ट। हालांकि ये प्रपोजल पहले मनमोहन सरकार भी लेके आई थी, वो भी चाहती थी कि कानून बनाना, लेकिन वो बना नहीं पाई थी। मोदी सरकार ने ये जो है कानून बना दिए हैं। और ठीक ठीक उसी तरह से जिस तरह से मनमोहन सरकार जब ये प्रपोजल आई थी तो जिस तरह से बीजेपी ने, क्योंकि वो अपोजिशन में थी, विरोध किया था, उसी प्रकार से अब अपोजिशन में कांग्रेस है तो इसका विरोध कर रही है। दैट मीन्स क्या था कि चाहती तो दोनों पार्टियां ही थी ये बिल लेके आना, लेकिन वो वाली सरकार कर नहीं पाई थी, ये सरकार ने कर दिया। हालांकि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि किस सरकार ने किया, हम एज ए बीइंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट इसकी टेक्निकलिटी पे बात करेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको अपनी मेहनत का हक मिले और उनको उनके प्रोड्यूस के, उनकी फसल के अच्छे दाम मिले। अब अगर मैं बात करूं टेक्निकलिटी की, तो हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, जिसके अंदर पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट को यानी कि सेंटर की सरकार को अधिकार है कि वो उस क्षेत्र के ऊपर कानून बनाए। स्टेट के अंदर स्टेट को अधिकार है कि उन पर कानून बनाए, और कंकरेंट के अंदर जो है वो दोनों को अधिकार दिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर आता है जी स्टेट लिस्ट के अंदर। दैट मीन्स स्टेट लिस्ट के अंदर जो उसकी 14th जो 14वां पॉइंट है, 14वीं एंट्री है, वो बात करती है कि इसके ऊपर स्टेट कानून बना पाएगा। लेकिन इस इजाज़त के बावजूद भी एक आर्टिकल आता है, वो है आर्टिकल नंबर 249। ये कहता है कि भले ही कोई स्टेट लिस्ट का पार्ट हो, पर अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आए, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आए तो सेंटर के पास पूरी पावर है कि वो स्टेट लिस्ट की एंट्री में भी लॉ बना सकता है। और लाइव एग्जांपल तो आप देख ही रहे हो कि ये 3 जो फार्म लॉज हैं ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना चुकी है विदाउट की स्टेट की हेल्प लिए, क्योंकि 249 जो आर्टिकल है वो इनको एम्पावर करता है। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को एक तरह से क्वेश्चन के रूप में देखेंगे इन पूरी बातों को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, क्योंकि हमसे इतना कुछ लिखवाया तो नहीं जाएगा, हमसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, तो उसी रूप में हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं।
249 किस चीज़ से डील करता है? इमरजेंसी पावर से करता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आए तो पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेटिव पावर यूज करके स्टेट लिस्ट के मैटर में भी लॉ बना सकती है। और ये बात तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर 14वें नंबर की एंट्री पर है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजोल्व बट कैन बी एबोलिश। यानी कि इनमें से किसी को भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको पूर्ण रूप से खत्म जरूर किया जा सकता है। हालांकि भंग और खत्म में क्या फ़र्क है वो आपको भी इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। देखो, लोकसभा को डिसोल्व तो किया जा सकता है। मान लीजिए कोई सरकार मेजोरिटी में रहती है, सरकार गिर जाती है, तो लोकसभा एक तरह से डिसोल्व हो जाएगी, लेकिन एबोलिश नहीं होगी क्योंकि फिर से इलेक्शन होंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लोकसभा तो इसका आंसर नहीं है। फिर बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है। ये बात तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्योंकि आज हम 70th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हमारी इंडियन पॉलिटी का। इससे पहले के जो 16 पार्ट आ चुके हैं उनमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है मैंने। अगर वो भी आपको नॉलेज चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट चला सकते हैं, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब राज्यसभा एक ऐसा हाउस है ना तो जिसको डिसोल्व कर सकते ना एबोलिश कर सकते। दैट मीन्स ये भी इसका हमारा आंसर नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि जिसको हम हिंदी में विधानसभा बोलते हैं, और इनके मेंबर को एमएलए। अब ये क्या है जी, ये भी एक तरह से लोकसभा की तरह ही है। इसको डिसोल्व तो किया जा सकता है लेकिन एबोलिश नहीं किया जाता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑब्वियस ही बात है, जो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं तो हमारा आंसर क्या होगा जी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कि हम विधान परिषद बोलते हैं। यानी कि क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है, इसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता, इसको एबोलिश किया जा सकता है। एबोलिश करने के लिए भी पार्लियामेंट में ही लॉ पास किया जाएगा, इनके पार्लियामेंट में लॉ जो है वो पास होगा तभी इसको बनाया भी जा सकता है और एबोलिश भी किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, यानी कि इसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी उम्र 30 होनी चाहिए। असेंबली के लिए आप उसकी उम्र 25 चाहिए, काउंसिल के लिए 30 चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और जिस स्टेट में वो मेंबर बनना चाहता है उस स्टेट की वोटर लिस्ट में उसका नाम जरूर होना चाहिए। और अलग बात क्या है कि वो किसी और हाउस का या पार्लियामेंट के किसी हाउस का या फिर स्टेट असेंबली का यानी कि विधानसभा का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। टेन्योर क्या होता है जी, इसका 6 साल का है। किसका टेन्योर, काउंसिल का या काउंसिल के मेंबर का? तो जी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टेन्योर नहीं होता है। हाँ, उसके मेंबर का टेन्योर होता है जो कि 6 साल का होता है। और राज्यसभा की तरह ही 1/3 मेंबर उसके जो हैं रिटायर होते हैं हर दूसरे साल, यानी कि सेम जो पैरेलल चलेगा, ये राज्यसभा के रूल ही फॉलो होंगे। हल्का फुल्का जो फ़र्क होगा वो मैं बताता रहूँगा आपको, लेकिन ऑलमोस्ट जो है राज्यसभा वाले रूल ही चलेंगे इसके अंदर। और ये कुछ ऐसी लिस्ट है क्योंकि अभी 6 स्टेट के अंदर तो है ही, लेकिन जिन स्टेट्स में पहले बन चुके हैं और बन के एबोलिश हो चुके हैं ये उनकी लिस्ट है। जैसे आसाम के अंदर 1935 में बनी थी, 69 में एबोलिश कर दी। बॉम्बे काउंसिल के अंदर, हालांकि महाराष्ट्र के अंदर है लेकिन बात हो रही है बॉम्बे की, 82 60 में ख़त्म कर दी थी। जम्मू कश्मीर तो भी आपको पता ही है, जैसे ही अब 370 धारा हटी थी उस लॉ के दौरान जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी ख़त्म कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के अंदर 69 में ख़त्म हुआ, पंजाब के अंदर भी था 69 में ख़त्म हुआ, तमिलनाडु के अंदर 86 के अंदर, वेस्ट बंगाल में 69 के अंदर। अब बात करते हैं, ये काफ़ी कुछ 7-8 पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन से ना काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। हम एक एक करके ना सारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली बात कर रहा है कि इसका टेन्योर 6 साल का है। क्या इसका टेन्योर 6 साल का है? बिल्कुल गलत। इसका टेन्योर 6 साल का नहीं है। जो 6 साल का टेन्योर है वो इसके मेंबर्स का है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम जिस भी ऑप्शन में 1 है तो उसको तो गलत ही कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारे हट चुके हैं। फिर बात करते हैं कि ये एक परमानेंट हाउस है, तो हाँ बिल्कुल काउंसिल एक परमानेंट हाउस है, तो हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे जहाँ पे 2 होना ही चाहिए। तो 2 जो है, लो जी ये तो आंसर ही पता लग गया हमें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे इसको। फिर बात कर रहा है कि ये डिसोल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है जी, ये परमानेंट हाउस है, डिसोल्व नहीं हो सकता। फिर बात कर रहा है कि 1/6 मेंबर इलेक्टेड बाय लोकल इंस्टीट्यूशन, क्या 1/6 है ये? जी नहीं, 1/6 असेंबली द्वारा कह रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 1/6 जो इसके मेंबर हैं वो
हम एक बार ना वो लिस्ट ही देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1/3 जो हैं वो लोकल बॉडीज से आएंगे, 1/3 एमएलए से आएंगे, 1/12 टीचर एंड ग्रेजुएट से आएंगे और 1/6 जो हैं वो हमारे जो स्टेट का गवर्नर होगा वो करेगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, दोनों ही। उसके बाद कह रहा है कि एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारी इस टाइम सेकंड, थर्ड, 6th स्टेटमेंट सही है। फिर बात कर रहा है डेप्यूटी गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ हाउस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इस हाउस के मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक चेयरमैन चुना जाता है, उन्हीं में से एक डेप्यूटी चेयरमैन चुना जाता है। फिर बात कर रहा है टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में और 8th स्टेटमेंट में यही फर्क है। ये बात कर रहा था हाउस के टेन्योर की, और 8वां पॉइंट बात कर रहा है मेंबर्स के टेन्योर की, और मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का है, हाउस का टेन्योर 6 साल का नहीं है। तो इस हिसाब से हम बात करेंगे कि 2, 3, 6 एंड 8 जो है वो सही स्टेटमेंट है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। फिर बात कर रहा है हु कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शन, यानी कि जो विधानसभा, जो कि एट प्रेजेंट हम देख ही रहे हैं कि 4 से 5 स्टेट में इलेक्शन की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर तो पंजाब के अंदर भी होना है और फिर उत्तराखंड वगैरह, यानी कि ये सब सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन बात जो है वो पूछ रहा है कि स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट करवाता है। तो मैंने कुछ लिस्ट शेयर करने वाला हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लेना, हेल्पफुल है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली जिनके मेंबर को हम एमएलए बोलते हैं, क्योंकि अभी जब भी विधानसभा के होते हैं तो हम एमएलए के लिए वोट डालते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके मेंबर को बोला जाएगा। तो ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है वो लोकल बॉडीज़ के करवाता है, लाइक जैसे कॉरपोरेशन के, म्यूनसिपैलिटीज़ के, जिला परिषद हो गया, पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये जितने भी लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। हालांकि दोनों में फ़र्क साफ है, क्योंकि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है वो ये रहा, तो ये कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है द स्पीकर कंटिन्यूज टू बी द स्पीकर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली अंटिल। हमें पता है कि जब भी एक असेंबली चल रही होती है तो जो उसका अध्यक्ष होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि असेंबली जो है डिसोल्यूशन हो गया, यानी कि सरकार जो गिर गई है, असेंबली भंग हो गई है, तो स्पीकर कब तक स्पीकर रहेगा? तो स्पीकर जैसे ही अगली सीटिंग होगी नई असेंबली की, जब जैसे ही वो बनेगी, यानी कि नई सरकार जब बनेगी, जैसे ही फर्स्ट सीटिंग होगी जस्ट इमिडिएटली उसके पहले जो है वो मतलब उसकी जो अध्यक्षता है वो खत्म होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और अगर आप मेरी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसका एक पार्ट तो अपलोड हो चुका है, सेकंड थर्ड भी मैं जल्द ही कर दूंगा, तो वहाँ पे एक आई बटन आएगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। काफ़ी डीपली डिस्कस किया हुआ मैंने ज्योग्राफी के बारे में। उसका मेन पॉइंट पता क्या है? हम जो टाइम लाइन है उसके इंडिया के रिस्पेक्ट में जान सकते हैं कि अगर हम इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया के रिस्पेक्ट में दूसरे देशों का टाइम क्या होगा। वो मैंने पूरी टेक्निकलिटी समझा रखी है, आप लोग इस वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं। फिर बात कर रहा है हु प्रोरोग्स द विधानसभा ऑफ स्टेट। जब भी कोई सेशन बुलाया जाता है या ख़त्म किया जाता है तो उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। अगर मैं यूनियन की बात करूँ, यानी कि पार्लियामेंट की बात करूँ, तो जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, वही हमारे सेशन को जो है सम्मन करते हैं और वही जो है प्रोरोगेस करते हैं, यानी कि वही जो है इसको एक तरह से ख़त्म करते हैं। क्योंकि एक सेशन खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा ना, और 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ विधानसभा की तो सेम प्रोसेस है। अगर पार्लियामेंट के लिए प्रेसिडेंट है, उसी तरह से विधानसभा के लिए ये चीज़ गवर्नर करेंगे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें दोनों पढ़नी है और देखना है इनमें से कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, हालांकि देखने में काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम लग रही है, बट अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450 मेंबर, यानी कि किसी भी स्टेट असेंबली के अंदर 450 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, जो कि चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? जो हमारे जन साधारण है वो लोग इसके अंदर वोट डालेंगे, जिस भी वो पर्टिकुलर
कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी स्टेट के खड़ा होगा। तो क्या ये बात सही है कि 450 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती? तो किसी भी स्टेट के लिए ना मिनिमम सीट 60 होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 होनी चाहिए। ये बात कर रहा है 450 की, तो सीधी सी बात है, गलत हो गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे गोवा और मिजोरम है, इसमें 40 सीट्स हैं, पुडुचेरी में 33 हैं, सिक्किम में 32 हैं। हाँ, हालांकि ये डेटा है जो मैंने उठाया है, इसमें मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं कुछ इसमें एक ज़्यादा सीट कम ज़्यादा कर गया हूँ या कोई स्टेट मिस कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस हिसाब से पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी जी। अब बात करें दूसरी की। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इफ ही और शी लेस देन 25 ईयर्स। ये बात तो हमें सबको पता है कि इसके लिए मिनिमम जो एज है 25 होनी चाहिए, और क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर 25 से कम है तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। घुमा के पूछी हुई है, लेकिन वही बात है, 2-3 बार रीड करोगे ना तो पता लग जाएगा मतलब। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। चलो एक बार फिर से ना आप रिपीट करते हैं। जैसे विधानसभा असेंबली के लिए मेंबर बनने के लिए 25 की उम्र चाहिए, काउंसिल के लिए 30 चाहिए, उसी तरह से लोकसभा के लिए 25 चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तीनों के लिए 35 एज चाहिए। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। फिर बात कर रहा है अकाउंट्स ऑफ द स्टेट आर कंट्रोल्ड बाय, इनके जो स्टेट के अकाउंट हैं कि किस तरह से पैसा आ रहा है और जा रहा है, टैक्स के थ्रू आ रहा है, किन किन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का हिसाब कौन रखता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी एंड नन ऑफ दिस। तो जो भी अकाउंट होता है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, उसको कैग ही कंट्रोल करता है, कैग ही चेक करता है कि किस हिसाब से सरकार ने स्पेंडिंग की है, क्या वो सही की हैं या गलत की हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय पर हमारा कैग कौन है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। तो कैग देता है और कैग ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं हम लोग, एक 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज नॉट करेक्ट? ये नॉट करेक्ट पूछा गया, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर बात कर रहा है चीफ मिनिस्टर जनरली प्रिजाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग, बिल्कुल जी, कैबिनेट मीटिंग को प्रिसाइड सीएम ही करता है। फिर बात कर रहा है द गवर्नर हैज़ टू एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये बात वैसे तो सही है, लेकिन ऑल फंक्शन जो है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं करता है, इसकी खुद की भी डिस्क्रिशनरी पावर जो कुछ हैं वो होती हैं। फिर बात कर रहा है मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी उसके जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, वो चीफ मिनिस्टर के कहने पे ही गवर्नर जो है अपॉइंट करता है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, और जो नॉट करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 163 कहता है कि गवर्नर को एडवाइज एंड एड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा। फिर बात कर रहे हैं द इंडियन स्टेट हैज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो कौन सा इंडियन स्टेट था जिसके पहली महिला सीएम बनी थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। और कौन से स्टेट की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू जो थी वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, वो भी यूपी की ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किन किन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड फोर्थ वन इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि इन सभी के इलेक्शंस में क्या प्रोसेस है ये तो मैं अपने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर बता चुका हूँ, वो देख लेना आप लोग जाके डिटेल में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर बिल्कुल स्टेट असेंबली पार्टिसिपेट करती है। फिर बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो मैंने आपको बताया था कि ये अपने कुछ मेंबर जो है इलेक्ट करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है हमारे देश के अंदर? क्योंकि उसके अंदर ये बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी कि विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं करती है। वो करती है 1 के अंदर, 3 के अंदर और 4 के अंदर। इनके 1, 3 एंड 4 जो दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करते हैं जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिश द कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। जिस तरह से यूनियन का एक कंटीजेंसी फंड होता है उसी तरह से स्टेट का भी होगा, क्योंकि ये काम क्या करेगा,
जो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हैं या कोई त्रासदी आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, उस समय पर क्या होगा, गवर्नर इसको यहाँ से पैसा जो है निकाल सकता है, बट उसको ऑथराइजेशन चाहिए किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की। जैसे मैं यूनियन की बात करता हूँ तो प्रेसिडेंट पैसा निकाल सकता है, लेकिन पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए। उसी तरह से स्टेट के मामले में स्टेट लेजिस्लेचर की मंजूरी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन, यानी कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है वो कौन से शेड्यूल के अंदर लिखे गए हैं। क्योंकि जब हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहाँ पे सिर्फ 8 शेड्यूल थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके यानी कि संविधान को संशोधन करके 4 शेड्यूल और ऐड किए गए, तो एट प्रेजेंट टोटल 12 शेड्यूल हैं। तो अगर सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो ये आता है 7th शेड्यूल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट बात कर रहा है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो 7th शेड्यूल में तो आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, तो ये आता है जी पार्ट 11 के अंदर, आर्टिकल 245 से 255 तक। इसमें 3 लिस्ट हैं जो हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फिलहाल इसके अंदर 97, 66 एंड 47 सब्जेक्ट हैं। इनकेस अगर आपको लगता है मैं कोई इसमें नंबर्स में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से फिलहाल यही है, क्योंकि ऐसा नंबर है जिसमें प्लस माइनस होता रहता है, क्योंकि अमेंडमेंट करके इनमें जो सब्जेक्ट हैं वो कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 11। हाँ, शेड्यूल 7वां है लेकिन पार्ट जो है 11वां है, आर्टिकल 245 टू 255। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि जैसे मैंने बात बताया कि 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। अब कोई ऐसी एंट्री जो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है और अब उसको एंट्री करवानी है इन तीनों में से किसी लिस्ट के अंदर, तो वो रेजिडुअरी पावर जो है वो किसके पास है, क्या वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या दोनों के पास है, या किसी के भी पास में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे अगर आप लोगों को इसकी नॉलेज है। अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, मैं नेक्स्ट पार्ट जब भी लेके आऊँगा पॉलिटी का तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा, इसी के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो आज के सेशन से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नए पार्ट, नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।